नमस्कार, स्पॉटलाइट हरियाणा में आपका स्वागत। मैं हूं वैशाली चौधरी और एक बार फिर से हर हफ्ते की तरह पॉलिटिकल मूवमेंट्स, इस हफ्ते की जो राजनीतिक हलचल थी उसको लेके मैं हाजिर हूं। इस हफ्ते हम बात करेंगे मंत्रिमंडल शपथ ग्रहण के बाद, उसके बाद कार्यभार संभालने के बाद पहला हफ्ता जो था मंत्रियों का, वो कैसा बीता, क्या कुछ उन्होंने किया, कैसे दिखे उनके तेवर, इन तमाम बातों के साथ सबसे पहले देखिए इस हफ्ते मंत्रियों का कार्यकाल, यानी उनकी जो दिनचर्या थी वो कैसी रही। हरियाणा की आवाम पर राज करने के लिए साल 1996 के बाद ये पहला मौका है जब जनता के जनादेश को गठबंधन के सहारे टिका कर रखने की कोशिश हुई है, और कोशिश काफी हद तक कामयाब भी रही है। अब हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी की गठबंधन की सरकार है, और इस गठबंधन की सरकार में मुखिया खट्टर ही हैं, जबकि डिप्टी सीएम का दर्जा दुष्यंत चौटाला को दिया गया है। लेकिन चुनावी नतीजे आने और गठबंधन की सरकार बनने के बीच हरियाणा में काफी सियासी हलचल देखने को मिली थी। हमारा जो दूसरा जो कार्यकाल ये शुरू हुआ है, और इसमें बहुत एक महत्वपूर्ण विषय ये है कि हमारी टीम बहुत अच्छी टीम है, योग्य टीम है। सब लोगों ने कल शपथ ग्रहण का कार्यक्रम करने के बाद आज जब इनको विभाग सारे अलॉट हो गए हैं, सबको मैंने अपनी ओर से शुभकामना दी है और सबको कहा भी है कि अपने अपने विभाग का जो काम है बहुत सुचारू ढंग से जनहित में, हरियाणा हित में वो करेंगे। सरकार बनने के बाद मामला कैबिनेट को लेकर अटका था, लेकिन हाल ही में उस पर भी तस्वीर पूरी तरह से साफ हो गई। बीजेपी और जेजेपी के बीच कैबिनेट को लेकर सहमति बन गई और मंत्रियों का ऐलान भी आखिरकार कर दिया गया। 14 मंत्रियों वाले कैबिनेट में सीएम और डिप्टी सीएम के अलावा अभी 10 मंत्री बनाए गए हैं, जिसमें 4 राज्य मंत्री और 6 कैबिनेट मंत्री शामिल हैं। बीजेपी की तरफ से अनिल विज, कंवरपाल गुर्जर, मूलचंद शर्मा, जेपी दलाल और बनवारी लाल को मंत्री बनाया गया है, जबकि जेजेपी की तरफ से अनूप धानक को मंत्रिमंडल का हिस्सा बनाकर राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है। इसके अलावा निर्दलीय जीते रंजीत सिंह चौटाला को भी कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। मंत्रिमंडल बनने और मंत्रियों को मंत्रालय आवंटन के बाद मंत्रियों की सख्ती भी अभी से नजर आने लगी है। कैबिनेट की पहली बैठक हाल ही में हुई और सरकार ने कई अहम मुद्दों पर इस दौरान चर्चा भी की, और इसके साथ ही कैबिनेट के मंत्री भी अपने अपने क्षेत्रों का दौरा कर अधिकारियों से लगातार बैठकें करते हैं। साथ ही बैठकों से ज्यादा अधिकारियों को नसीहत देते नजर आ रहे हैं, जिसमें सबसे पहला नाम खुद अनिल विज का है, जिन्हें इस बार प्रदेश का गृह मंत्री बनाया गया है। बात है कि बहुत शिकायतें, मेरा ईमेल भी भर गया शिकायतों से, और लोग भी आ रहे हैं शिकायतें लेकर काफ़ी, तो इनका समाधान करेंगे हम। नहीं, चंडीगढ़ में सरकार तो चलती है दफ्तर से, और दफ्तर में मैं रहता हूँ और पूरा काम वहाँ से मैं करता हूँ। घर तो सोने के लिए होता है, अब चंडीगढ़ ना सोए, अम्बाला आके सो गए, क्या फर्क पड़ता है। ऊर्जा मंत्री बनाए गए रंजीत सिंह चौटाला ने भी अपने क्षेत्र का दौरा कर अपने विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर अपने काम को गंभीरता से करने की नसीहत तक दे डाली। रंजीत सिंह चौटाला ने तो यहाँ तक कह दिया था कि वो बिजली से जुड़ी सारी समस्याओं को प्रदेश में 1 महीने के अंदर अंदर खत्म कर डालेंगे। मेन हमारी प्रायोरिटी है कि गांव में बिजली 24 घंटे दी जाए। बहुत जिलों में ये हो रहा है। कुछ जगह ऐसे केसेस थे कि जहाँ डिफ़ॉल्टर थे, लोग बिल नहीं पे कर रहे थे, उनमें थोड़ा रोका जाए। कई गांवों में बिजली घर बने हैं, उसके बाद भी 24 घंटे नहीं दी जा रही, तो उसका रीज़न गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है, वहाँ डिफ़ॉल्टर ज़्यादा हैं, इस करके वो रोका गया था। पर अब लोग आहिस्ता आहिस्ता, जो मेन बेल्ट थी वो भादरा, आपका बाडड़ा, इसके बाद जींद था, या पानीपत का एरिया था, गोहाना था, वहाँ बड़ी तेज़ी से इम्प्रूवमेंट हुई है पिछले 1 साल में। और आज से हमने ये फैसला किया, एक तो बिजली 2 दिन से हमने बढ़ा दी। पहले जो 8 घंटे जा रही थी वो अब 10 घंटे जाने लगी। कुछ यही अंदाज राज्य मंत्री बनाए गए संदीप सिंह का भी है। संदीप सिंह ने पिहोवा से जीत दर्ज कर विधानसभा में अपनी सीट पक्की की थी, लेकिन बीजेपी ने उन्हें एक कदम और आगे बढ़ाकर मंत्रिमंडल में भी जगह दे दी।
और राज्य मंत्री बना दिया। कि सभी ऑफिसर्स, हमारे डीसी साहब, हमारे एसपी मैम और एडीसी साहब, इनसे और इनकी पूरी टीम और जो भी यहाँ पर क्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में ऑफिसर्स हैं उनके साथ मीटिंग थी कि एक परिचय हो जाए और हम आगे जो कार्य करने हैं वो किस तरीके से करने हैं। और हमारा मेन मकसद यही है कि हम जहाँ स्टैंड कर रहे हैं हमने इससे आगे जाना है और पब्लिक के जो कार्य हैं उनको एज सुन एज पॉसिबल करके उनको बताना है, क्योंकि मेरा मकसद यही है कि कोई भी काम पेंडिंग ना छोड़ें, हर कार्य को टाइम से पहले फिनिश करें। तो हर मंत्री अपने कड़क अंदाज की नुमाइश कर अधिकारियों को अपने होने का एहसास कराने में जुटा है। समस्याओं को चुटकी बजाकर दूर करने के दावे किए जा रहे हैं, अधिकारियों को हद में रहने की नसीहत दी जा रही है और लापरवाही पर तुरंत एक्शन के तेवर दिखाए जा रहे हैं। लेकिन क्या ये सारी तस्वीर आने वाले 5 साल तक यूं ही बनी रह पाएगी? क्या मंत्रियों के ये तेवर सिर्फ दिखाने के लिए है या फिर आम जनता और हरियाणा की आवाम इस नई गठबंधन की सरकार से कुछ और ज्यादा बेहतर की उम्मीद कर रही है? क्या ये सरकार आवाम की उम्मीद पर पूरी तरह से खरा उतर भी पाएगी? सवाल बड़ा भी है और अहम भी। ब्यूरो इनपुट, पीटीसी न्यूज़। तो आपने देखा कि किस तरह इस हफ्ते मंत्रियों के कड़े तेवर दिखे, कितने एक्टिव मोड में दिखे तमाम मंत्री। तो एक और जहां बड़े एक्टिव मोड में सारे मंत्री थे, तो कहीं ना कहीं इसी बीच बीजेपी और जेजेपी के 2 बड़े नेताओं के बीच थोड़ी बहुत तकरार की बातें भी सामने आई हैं। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है, क्या वाकई ऐसा हुआ है, ये तमाम बातें अभी बाद की बात है। लेकिन जो चीज़ें सामने आई हैं वो हैं धान के घोटाले को लेकर दुष्यंत चौटाला और अनिल विज आमने सामने हुए। फिर क्या हुआ, देखिए रिपोर्ट। सरकार जब गठबंधन की हो तो आपसी विचारों में भले ही मतभेद हों, लेकिन एक सरकारी व्यवस्था होने के नाते मंत्रियों में आपसी मतभेद नहीं होना चाहिए। हालांकि ऐसा है नहीं। मतभेद भी नजर आने लगे हैं और बयानों में अंतर भी दिखने लगा है। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला कुछ कहते हैं तो गृह मंत्री अनिल विज कुछ और ही कह देते हैं। ताजा बयानी मतभेद धान की फसल को लेकर है, क्योंकि आरोप घोटाले के लगते रहे हैं और घोटाले की जांच की बात दुष्यंत चौटाला करते ही हैं। लेकिन घोटाला होने के आरोपों को खारिज अनिल विज कर देते हैं। दोनों के बयान पहले आपको सुनवाते हैं और दिखाते हैं कि दोनों ही एक दूसरे की बातों से कैसे जुदा जुदा हैं। सुनिए। कांग्रेसियों ने एक चीज विधानसभा में खड़े होकर कही थी कि जीरी नहीं खरीदी जा रही। जब भी मैंने कहा था खड़ा होकर कि हम तो जीरी का एक एक दाना भी खरीदेंगे और कोई चोरी करता है उसको पकड़वाओ, पर कांग्रेसियों में दम नहीं था। और हमारी सरकार ने फॉर्मली ये स्टेप फॉरवर्ड लेकर एक्शन प्लान बनाकर इम्प्लीमेंट किया है कि प्रदेश के अगर राजस्व को कोई लूटना चाहेगा तो उसको नहीं लूटना देगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये कोई संदेह के घेरे में नहीं है। वो जॉइंट कस्टडी होती है, क्योंकि सामान हमारा है तो हमने अपना आदमी भी वहाँ पर एक खड़ा किया है। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई घोटाला हो गया इसलिए हमने अपना आदमी खड़ा किया है। नहीं, कोई जांच नहीं चल रही है, कोई जांच नहीं चल रही है, कोई घोटाला नहीं हुआ है। ये क्योंकि हमारी जीरी को वो पर काम कर रहे हैं तो हम अपने पर निगाह रखें, इसलिए हमने अपना आदमी भी खड़ा कर दिया, उनका आदमी भी है, दोनों ने। तो दुष्यंत चौटाला ने साफ कहा है कि प्रदेश के राजस्व को कोई लूटना चाहे तो लूटने नहीं देंगे और धान के मामले में भी एक कदम उठाया गया है। लेकिन अनिल विज की बात उलट है। विज कहते हैं कि कोई घोटाला नहीं है बल्कि रूटीन प्रोसेस है। दरअसल धान की खरीद में घोटाले के आरोप कांग्रेस भी लगाती रही है। आरोप है कि धान की फसल किसानों की खरीदी नहीं जाती, अगर खरीदी जाती भी है तो दाम पूरे नहीं मिलते। और इस पर दुष्यंत चौटाला हमेशा दम भरते हैं कि सरकार फसल का एक एक दाना खरीदेगी। और अंबाला में राइस मिल के बाहर सरकारी लोगों का पहरा बिठाकर शायद गड़बड़ी पर नजर रखने की कोशिश भी हो रही है। लेकिन इस कोशिश को गड़बड़ी रोकने की कोशिश मानने को कोई तैयार नहीं। सरकार ने यही आदेश दिए हैं कि सरकार की जीरी, ये जितनी भी जीरी और चावल है सरकार का है।
हमें आदेश ये हैं भी कि कोई बाहर से ना कोई जीरी का ट्रक आए ना कोई चावल का ट्रक आए, लेकिन सरकार की गाड़ियाँ जा सकती हैं। जो डिलीवरी ऑफ राइस FCI को है वो जा रहा है। परेशानी सिर्फ ये है सरकार ने जो कि पुलिस वगैरह बैठा रखी हैं, वो उसकी परेशानी, बाकी कोई परेशानी नहीं। सरकार का माल है, सरकार की चीज़ है, हमें इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं। तो अगर गड़बड़ी नहीं तो मिल के बाहर पुलिस वाले और ड्यूटी मजिस्ट्रेट तैनात क्यों हैं? और अगर अनिल विज के मुताबिक ये सामान्य बात है तो फिर ये सामान्य गतिविधि अब से पहले नजर क्यों नहीं आई? और इस सबसे भी बड़ा सवाल ये कि सरकार के उप मुख्यमंत्री और सरकार के गृह मंत्री दोनों ही एक दूसरे के बयानों से जुदा जुदा क्यों हैं? क्या उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री दोनों अलग अलग सरकारें चला रहे हैं? बात चाहे जो भी हो, लेकिन दोनों मंत्रियों के बयानों में ये जुदाई वाली लकीर अगर आने वाले दिनों में भी खिंचती रही तो गठबंधन की इस सरकार की गांठों के लिए मुश्किल हो सकती है, क्योंकि विरोधी इसे यूं ही तो जाने नहीं देंगे। अंबाला से किशन सिंह, इजी न्यूज़। और अब रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार हम आपको दिखाएंगे कि तमाम कैबिनेट मंत्रियों से PTC न्यूज़ ने खास बातचीत की और इस बातचीत के दौरान उन्होंने क्या अपने कामकाज को लेकर दावे किए हैं। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद स्पॉटलाइट हरियाणा में आपका स्वागत। और जैसा कि हमने कहा था कि ब्रेक के उस पार हम आपको दिखाएंगे कि तमाम कैबिनेट मंत्रियों ने PTC न्यूज़ से क्या खास बातचीत की। आइए आपको दिखाते हैं। हमारे साथ इस वक्त कंवरपाल गुर्जर मौजूद हैं, जो कि पूर्व स्पीकर हैं, लेकिन इस बार उनको इस मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री के तौर पर उनको जगह मिली है। सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है कि शिक्षा विभाग जो है वो एक अत्यंत महत्वपूर्ण विभाग है, तो आपकी क्या भूमिका इस पर रहने वाली है और क्या आपकी प्राथमिकताएँ यहाँ पर रहने वाली हैं? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण विभाग है और बड़ा भी है बहुत, तो निश्चित तौर से कुछ पहले से सुधार इसमें चल रहे हैं, कुछ और सुधार की गुंजाइश है, तो निश्चित तौर से उन सुधारों को हम करेंगे। जैसे स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है कि हम उसमें सुधार करेंगे। कुछ स्कूल ऐसे हैं जिनकी स्थिति ठीक नहीं है, उनको भी करेंगे। और जैसे स्कूल में टॉयलेट वगैरह और दूसरी ज़रूरत की जो चीज़ें हैं वो बहुत ही अच्छी हों, उसके लिए हमने योजना बनाई कि उसको जल्दी हम करेंगे। और कुछ स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर टीचर की बड़ी कमी है, खासकर इंटीरियर में जो स्कूल हैं उनमें, तो हमारा प्रयास ये रहेगा कि कोई भी स्कूल इस प्रकार से खाली ना रहे कि वहाँ बच्चों की संख्या तो हो लेकिन टीचर बेहद कम हो, ऐसा ना रहे। ठीक है, थोड़ी बहुत ही तो रहेगी, वो टाइम लगेगा उसका पूरा करने में, लेकिन अगर रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा तो करेंगे और उसकी कमी को पूरा करेंगे। कंवरपाल जी, समस्या क्या है कि लोग जो हैं, हालांकि सरकार की तरफ से काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी लोगों का रुझान जो है वो सरकारी स्कूलों की तरफ नहीं बन रहा है। और अभी भी जो है लोग जो हैं अपने बच्चों को जो भी अफोर्ड कर सकता है वो प्राइवेट स्कूल में ही भेजना पसंद करता है। तो क्या कुछ ऐसा आप कोशिश रहेगी कि इनका स्तर इतना बढ़े कि लोगों के बीच से ये जो उनके दिमाग में ये बात है कि हमें प्राइवेट स्कूल की तरफ जाना है, हम वो निकल सकें? नहीं, बिल्कुल, इसके लिए हम पूरे प्रयासरत हैं। और लेकिन एक टाइम लगेगा। देखिए, एक इम्प्रेशन बन गया ना जी, ये भी बढ़ने में भी काफ़ी टाइम लगता है और फिर उससे लोगों को निकलने में काफ़ी टाइम लगता है। तो हम आपको विश्वास लाते हैं। हालांकि पिछली बार अच्छा रहा हमारा, जो +2 का रिजल्ट है वो हमारा प्राइवेट से भी अच्छा रहा है। तो आने वाले टाइम में इसमें सुधार होगा, लेकिन अभी तक ये लोगों को जानकारी भी नहीं है कि हमारा रिजल्ट अच्छा है। तो आने वाले टाइम में निश्चित तौर से लोग मुड़ेंगे इसकी तरफ, ये मेरा विश्वास है। कि रोडवेज़ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट है और काफ़ी जो है विवादों में भी रहता है और समस्याएं भी यहाँ रहती हैं, तो आप की क्या प्रायोरिटीज़ यहाँ पर रहने वाली हैं? जो रोडवेज जो महकमा है, इसकी अपनी धूम है उत्तर भारत में जी। अगर हरियाणा रोडवेज की बस होगी तो सबसे पहले पसंद करते हैं कि हरियाणा रोडवेज में, और रोडवेज जो हरियाणा रोडवेज है जो उसकी अपनी शान है और मुझे इसकी जिम्मेदारी मिली है। और इस जिम्मेदारी के तहत जो भी अभी तो मैंने जानकारी हासिल करी है, कई बसों की बेड़े में है, आज 3400 बस रोड पे है जी। अभी बेड़े को बढ़ाने की ज़रूरत है
दूसरे क्या है कि बसों की आज हरियाणा में सबसे कमी है। मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया है कि इस तरह के डिपार्टमेंट में ये नहीं है। 2016-17 में बस खरीदी थी, किसी कारण बस नहीं खरीद पाए, तो उस सब की पूर्ति करनी है। और अपना जो ट्रांसपोर्ट है इस सब का हरियाणा की अपनी शान है। शर्मा जी, जो पिछला आपकी पार्टी का जो कार्यकाल था उस दौरान में जो ये परिवहन विभाग है इसमें काफ़ी समस्याएं आई, खासतौर पर स्ट्राइक्स जिस तरह से होती रही और जो मिलिटेंट किस्म की यूनियनिज्म है उसकी वजह से जो दिक्कतें होती रही, और एक स्ट्राइक तो काफ़ी लंबी चली थी। तो और अभी भी जो उनके साथ जो विवाद हैं यूनियंस के साथ वो अभी भी वहीं पे खड़े हैं। तो उसके लिए कोई आपके दिमाग में कोई योजना है कि किस तरह से यूनियंस को भी ऑन बोर्ड लिया जाए और विभाग को आगे बढ़ाया जाए? नहीं, हरियाणा अपना है, कर्मचारी अपने हैं, दोनों अपने प्रदेश के हैं और सबको ईमानदारी से चलाएंगे आगे, और जो भी समस्या जायज़ हैं उनको करा जाएगा। और मुख्यमंत्री जी हमारे पर उनके संज्ञान में हैं। अभी तो मुझे जानकारी में मेरा दूसरा दिन है, अभी तो समझने में समय लगेगा सारी जानकारी, क्या समस्या है, क्या चीज़ है, और जो प्रदेश के हित में जो बढ़िया रहेगा आम आदमी के उसमें उसको लेके चलेंगे सबको। नहीं, मिसाल के तौर पर किलोमीटर स्कीम थी, आपको भी उसके बारे में जानकारी होगी, उसको लेकर बहुत ज़्यादा जो है वो आपस में टकराव रहा कर्मचारियों का और सरकार का, और अभी भी वो जो है वो लागू नहीं हो पाई। हालांकि सरकार की पूरी कोशिश थी कि वो स्कीम लागू हो, तो उसको किस तरह से उस समस्या को सुलझाएं? वो हाई कोर्ट में है, हाई कोर्ट में उस चला हुआ है, जो कोर्ट का निर्णय होगा उससे बात करेंगे। अभी तो कोर्ट में है, कोर्ट में गए हैं लोग, तो जब आलेगा तभी बात करेंगे। जो कोर्ट करेगा सर्वोपरि है, जो कोर्ट का फैसला तो सर्वोपरि है ना जी। तो कोर्ट में गए हैं दोनों तरफ से, सरकार भी, वो लोग भी, ट्रांसपोर्टर भी। तो सबसे पहले आपकी यही जानना चाहेंगे कि क्या प्रायोरिटीज़ इस डिपार्टमेंट पे आपकी रहने वाली हैं? अभी हमने कार्यभार संभाला है और हमारी प्रायोरिटी ये है कि जो भी हमारी डिपार्टमेंट की स्कीमें हैं उनका सीधा फ़ायदा आम आदमी तक जाए, ज़रूरतमंद आदमी तक जाए, ये हमारी प्रायोरिटी होगी। ओम प्रकाश जी, एक हरियाणा जो है वो यहाँ पर दलित उत्पीड़न की घटनाएं पहले काफ़ी होती रही हैं, अभी भी कई मामले जो हैं वो सामने आते रहते हैं। इस तरह के मामले ना आए, और इस तरह के अगर मामले आते हैं तो उसको किस तरह से निपटा जाए, उसके लिए कोई विशेष योजना आपके दिमाग में है? पिछली 5 साल से मैं देख रहा हूँ कि जब से हमारी सरकार इस प्रदेश में है, दलित उत्पीड़न की कोई ऐसी विशेष घटना नहीं हुई है, और हमें उम्मीद है कि आगे भी हमारी सरकार की टेन्योर में नहीं होगा। नहीं, अगर ऐसी कोई घटना रहती है या ना हो, उसके लिए कोई ठोस योजना आपके दिमाग में है कि एक दो घटनाएं उनकी पुनरावृत्ति ना हो, और अगर हो जाती हैं तो किस तरह से जो है उनमें जो विश्वास इन कम्युनिटीज़ के अंदर पैदा किया जाए समाज के प्रति, सरकार के प्रति, इसके लिए कोई योजना आपके दिमाग में है? शरारती और बदमाश किस्म के लोग पुलिस के रुख को देखकर अपराध करते हैं। हमारी सरकार के रुख को देखकर इस प्रकार के लोग ऐसी घटनाओं से बाज आएंगे, और वो बाज आए हैं। ये जो आपको जिम्मेदारी मिली है महिला और बाल विकास, ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है और कहीं ना कहीं बहुत सेंसिटिव भी है। महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं से जुड़े मुद्दे, ये आपको क्या लगता है कि चूँकि एक महिला को मिला है तो इसका ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है महिलाओं को प्रदेश में? बिल्कुल। पहले भी मैं खुद महिला हूँ, तो जो महिलाओं के बारे में आपने कहा सुरक्षा, तो हमारी भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में हमारी सरकार बनी, तो उस टाइम हर एक डिस्ट्रिक्ट में महिला थाने खोलने का काम किया और महिलाओं को सुरक्षा देने का काम किया। और आगे भी जो जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा होगा महिलाओं को मान सम्मान देने का और हर एक हक क्षेत्र में आगे बढ़ाने का काम करेंगे, ऐसी हमारी भारतीय जनता पार्टी की सोच है जी। अगर हम पिछले मनोहर सरकार के कार्यकाल की बात करें तो विपक्ष का हमेशा से ये कहना था जो महिला थाने खोले गए हैं वो सिर्फ नाम के लिए खोले गए हैं, वहाँ पे महिला थानों में जो काम होना चाहिए महिलाओं के लिए, जो सुरक्षा के लिहाज से जो चीज़ें होनी चाहिए थी वो पूरी नहीं हुई हैं। क्या ऐसा है? अगर ऐसा है तो उन चीज़ों को दूर करने के लिए आप क्या सोच रही हैं?
देखिए, जैसे बात की आपने विपक्ष की, विपक्ष को तो कुछ बहाना चाहिए ऐसा बोलने के। तो जैसे महिला थाना है, उसमें अभी तक महिलाओं की सुनवाई होती है। अगर कोई खामियां कमी है, बहुत कमी होंगी ऐसी, मेरे को लगता नहीं भी कुछ है, तो उसका भी पूरा करने का काम करेगी भारतीय जनता पार्टी। और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी एक बहुत ही अच्छी सोच के मुख्यमंत्री हैं, जो हर एक वर्ग को बढ़िया तरीके से देख रहे हैं। क्या आपके पास ऐसी कोई शिकायत आई है महिला थानों से जुड़ी कि इससे पहले जब आपने कार्यभार संभाला तब आपकी नज़र में कोई ऐसा महिला थाना आया है जिस पे काम करने की ज़रूरत है? देखिए, मैं पहली बार चुनकर आई हूँ और मैंने आज तीसरा दिन ही ऑफिस में मैं बैठी हूँ, तो अभी तक मेरे पास कोई ऐसी नहीं आई है। अगर कोई आएगी तो उस पर विचार भी करेंगे और मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाने का काम। तो इसी के साथ स्पॉटलाइट हरियाणा के इस एपिसोड में इतना ही। अगले हफ्ते एक और ऐसे ही मुद्दे के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।